हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। मैं आज आपके सामने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन द बोर्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। आई थिंक ये सब क्वेश्चंस जो होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या बोला गया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। बोला गया है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब एक सर्कुलर कोन है, एक सर्कुलर कोन दिया हुआ है। तो लेट अस ड्रॉ ए सर्कुलर कोन। लेट मी ड्रॉ ए सर्कुलर कोन। लेट इट बी अ सर्कुलर कोन। देखिए एक सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस मैं मान लेता हूं कि r है और इस सर्कुलर कोन का हाइट मैं मान लेता हूं कि h है। लेट इट्स रेडियस बी r। सो इट इज गिवन हियर r बाई h का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है आपका 5/12। So the radius of this cone, let it be 5x and height of this cone, let it be 12x। देखा जाए बोला गया है आगे if its volume, तो है as we know that volume of cone is given here, this is equal to 314। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी इक्वल टू 314। देखा जाए 1/3 इंटू, देखिए पाई का वैल्यू लेना है 3.14, सो आई कैन टेक हेयर 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर इज गिवन हेयर दैट इज 5x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर इंटू 12x, दैट विल बी इक्वल टू 314। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 314 बाई लिखा जा सकता है 100 इंटू लिखा जा सकता है 25x स्क्वायर इंटू लिखा जा सकता है 12x इक्वल टू हो गया 314। लेट मी कैंसिल आउट 314। देखिए 314 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ देखिए तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। और देखिए 12 जो है यहाँ से 12 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट ओनली विथ, देखा जाए एलएचएस टर्म में तो x क्यू इक्वल टू रह गया आपका 1। सो फाइनली कहा जा सकता है कि x का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा। We have supposed here that the radius of the cone is 5x, so we can write r equal to 5x, which means that 5 into 1 मतलब हो गया इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और हाइट के बारे में बात किया जाए तो लिखा होगा 12x, that is 12 into 1 which is equal to 12 centimeter। Then it is asking here what find its टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पाई आर एल प्लस लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो देखिए इस कोन का रेडियस मालूम है, रेडियस जो है वो मालूम चल गया 5 सेंटीमीटर और हाइट देखिए वो हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्रायंगल में जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट कैन बी सेड दैट ओए का जो लेंथ होगा वो होगा आपका 13 सेंटीमीटर। यानी कि कहा जा सकता है कि स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन इज 13 सेंटीमीटर। Now what is asking here? It is asking here that what is its surface area. So I am going to find out its surface area. So अभी तक हम लोग देखें कि r का जो वैल्यू आया वो 5 था और आपका h जो आया था वो 12 सेंटीमीटर था, और अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया दैट वाज 13 सेंटीमीटर। तो पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया, तो वी नो दैट TSA ऑफ कोन जो लिखा जाता है वो हम लोग लिखते हैं पाई आर एल प्लस लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। सो टेकिंग पाई आर कॉमन हेयर, जब पाई आर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस आर। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14 इंटू रेडियस इज गिवन हियर 5 इंटू, देखिए एल का जो वैल्यू होगा 13 प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे 5। जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू हो गया आपका 18। जब इसे फर्दर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो देखिए 314 इंटू आपका हो गया 90, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9 इंटू 4 होता है आपका 36 रिमाइंडर रह गया 3, तो 9 प्लस 3 हो गया आपका 12। वी आर लेफ्ट विथ 1। 9 इंटू 3 हो गया 28, यहाँ 0 लिखा जाएगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट जब डाल दूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 28.2.6। जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो वैल्यू होगा 28 3 cm स्क्वायर। सो लेटरल
सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन इज 283 cm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, बोला गया है क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 cm cube are joined into end. That means that there are two cubes. Two is missing here. There are two cubes which are joined end to end. दो क्यूब है, दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबाइड होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए मैं इसे एक छोटा सा फिगर से बताने की आपको कोशिश करता हूँ। let me draw a cuboid. This is a cube, sorry, this is a cube. Suppose this is a cube और इसके साथ क्या बोला गया है कि एक और क्यूब ज्वाइन कर दिया गया है। तो let me draw its clone, sorry. So these two are joined together. These two cubes are joined together. मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ इसका ब्लू। देखिए ये था, ये जो दिया गया है ये पहला क्यूब है, दूसरा क्यूब है। जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्लियरली देखा जा सकता है क्यूबाइड हो जाएगा। तो देखिए पहली बात, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 cm क्यूब आर ज्वाइंट इन टू एंड। तो जब हम दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक से क्यूबाइड बनेगा। देखिए तो जब क्यूबाइड बनेगा तो फर्क क्या पड़ेगा। तो देखा जाए, अगर पहले वाला क्यूब के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो ओरिजिनल क्यूब था उसके बारे में अगर बात किया जाए, देखिए आपका ओरिजिनल क्यूब है, ठीक है। तो इस ओरिजिनल क्यूब और ये जो कंबाइन होने के बाद जो क्यूबाइड बन रहा है उसमें क्या फर्क होगा, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्यूब्स एंड हियर क्यूबाइड्स। देखा जाए तो देखिए, तो वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक क्यूब का जो वैल्यू हो गया वो दिया 125। दैट मीन्स दैट a to the power 3 इक्वल टू लिखा जा सकता है 5 to the power 3। दैट मीन्स दैट एज ऑफ दिस क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दैट ये जो ओरिजिनल क्यूब है इसका लेंथ जो होगा वो भी 5 है, ब्रेथ जो आप देख रहे हैं वो भी 5 है और हाइट जो देख रहे हैं वो भी आपका 5 है। तो देखा जाए, अगर हम बात कर लेते तो ये देखिए इसका 5 है, ये भी 5 है, लेकिन जब क्यूबाइड बनेगा तो क्यूबाइड जो बनेगा इसका लेंथ जो होगा वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, बट हाइट जो होगा वो भी आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ जो होगा वो भी 5 सेंटीमीटर। मतलब जब हम दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 क्यूब होता तो 3 टाइम्स हो जाता, बट हाइट और ब्रेथ जो होगा वो सेम रहेगा। तो व्हाट इज आस्किंग हियर, इट इज आस्किंग हियर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो वी नो दैट सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबाइड, TSA ऑफ क्यूबाइड के लिए एक फार्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं 2 into LB प्लस BH प्लस लिखा जाता है आपका LH। दैट मीन्स दैट 2 into लेंथ इसका देखिए दिया हुआ है 10 into ब्रेथ देखिए दिया हुआ है 5 प्लस ब्रेथ हो गया आपका 5 into हाइट भी 5 है प्लस L into अगेन 5 होगा। जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 into 50 प्लस 25 प्लस अगेन 50। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 into होगा आपका 125 और जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली लिखाएगा 250 cm स्क्वायर। सो राइट आंसर विल बी 250 cm स्क्वायर। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखा जाए 3 नंबर में क्या बोला गया है। देखिए 3 नंबर देखा जाए क्या बोला गया है। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of same radius। मतलब एक टॉय है जो कि हेमिस्फेरिकल के फॉर्म में है, हेमिस्फेयर के ऊपर से रखा हुआ एक सर्कुलर कोन ऑफ द सेम रेडियस। द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। मतलब जो कोन है उसका हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, एंड फर्दर इट इज आस्किंग हियर आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। और इसको कवर करने के लिए एरिया शीट क्या लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, पाई का वैल्यू लेना आपका 22/7 और ये देखिए 149 आ रहा है वाइट में भी डाटा में, उसका वैल्यू लेना 12.2। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट अस ड्रॉ हियर ए फिगर, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर, तो एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर, तो मैं एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर से एक रखा हुआ है आपका कोन रखा हुआ है। इट इज गिवन हियर कि हेमिस्फीयर के ऊपर से क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है। तो अगेन मैं एक कोन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखा जाए, कोन ड्रॉ करता हूँ, एक कोन इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक कोन इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, इसका हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ इसके अनुसार, ठीक है। तो एडजस्ट हो गया, ओके, इट्स ओके। देखा जाए, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन देखा जाए तो बोला गया था कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्या क्या डाटा दिया हो गया था। एक दिया हुआ था, एक ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस, द हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दैट हाइट ऑफ द कोन इज गिवन हियर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इज 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन जो दिया गया वो 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दैट इसका हाइट जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और इसका रेडियस जो दिया गया वो दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाटा को हम लोग फिर से पढ़ते हैं ना, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नहीं, इसके बाद पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, जब सॉलिड्स कंबाइन करता है तो उसका वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी होता है। क्या करना होगा, देखिए कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा, जो डाटा आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो आई कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटेन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस लिखा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोथ आर विल बी सेम सेम, इट्स ओके। तो देखिए यहाँ से अगर कुछ कॉमन लिया जाए तो वो कॉमन आएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2r प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, h हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सारे डाटा को रख देता हूँ, तो सारे डाटा को रखूंगा तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू जो दिला था वो 22/7, रेडियस इज 7 ईयर, सो यहाँ लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 प्लस हाइट इज गिवन ईयर 10 सेंटीमीटर। So it can be written 1/3 into 22/7 into 49 into लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा आएगा आपका 24, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और यहाँ देखिएगा तो 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 22 इंटू 7, वो वैल्यू आएगा 154 इंटू 8, मल्टीप्लाई करने पर फर्दर है ना 8 इंटू 4 होता है 32, फिर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 123 होगा, यानी कि 1232 cm क्यूब जो होगा वही राइट आंसर होगा इसका जो होगा वॉल्यूम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि कलर शीट रिक्वायर्ड टू कवर दिस टॉय, इस टॉय को मान लेते हैं किसी को गिफ्ट करना है, तो गिफ्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको रैप कर दिया, तो कवर करने के लिए किसका जो भी पॉलीथीन लगेगा उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए ये देखिएगा 7 हाइट दिया हुआ है और दिया हुआ है रेडियस 7,
तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो एल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, लिखा जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल एच का वैल्यू है आपका 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि जब मैं इसे स्क्वायर करूंगा तो इसका वैल्यू होगा 149। और 149 का जो वैल्यू लेना है वो फिर से देखा जाए क्वेश्चन में लेना है, देखिए 12.2 लेना है। सो आई कैन राइट हेयर 12.2। एक्सलेंट हट आ गया। तो बोला गया था कि व्हाट इज द sheet required to cover this toy, so we can find out here TSA of toy। तो TSA ऑफ टॉय जो होगा वो होगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल लिखा जाता है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखा जाए यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपका पाई आर, तो बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। तो सब कुछ का वैल्यू रख देते हैं। इसका वैल्यू रखने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 22/7 इंटू आर हो गया आपका 7 इंटू एल का जो वैल्यू आया वो आया आपका 12.2 प्लस आर का जो वैल्यू था वो था आपका 7, ठीक है। तो इसे देखिए मैं कट कर देता हूँ, तो फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा वो है 12 इंटू 19.2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2r, सॉरी यहाँ देखिए 2r होता है 2r, ठीक है। तो 2 इंटू 7 दैट मीन्स दैट यहाँ जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका 26.2 होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 22 से, तो 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 इंटू 2 होता है आपका 44, रिमाइंडर रह गया आपका 4, ठीक है। 22 इंटू 6 होता है आपका 132 होता है, ठीक है। 132 प्लस 4 हो गया आपका 132 प्लस 4 होगा 136, रिमाइंडर रह गया आपका 3, ठीक है। 22 इंटू 2 होता है 44 प्लस 13 हो गया आपका 57 हो गया। इतना है ना, डॉट यहाँ पॉइंट पड़ेगा, CM स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर टू कवर दिस टॉय, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करिएगा और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, ठीक है 3, ओके 4th नंबर देखा जाए। क्या दिया गया है, बोला गया है कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड। इस तरह क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बोला गया है कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आई मीन टू से दैट कि एक कैनाल है, उसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। कैनाल का वाइड दिया गया है, मतलब कि कितना वाइड कैनाल है वो मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ में क्या दिया हुआ है देखा जाए यहाँ, ठीक है। साथ साथ में मेंशन है कि इसका डेप्थ दिया हुआ है कैनाल का, इसके अंदर जो वाटर चल रहा है उसका स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो वह रहा है कि हाउ मेनी एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। लेट अस ड्रॉ, मान लेता हूँ कि कैनाल है, ठीक है, इसके अंदर वाटर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर से पानी आ रहा है, इस तरह से वाटर आ रहा है, ठीक है। चलिए, वाटर जो आता है वो किसी फील्ड में जाता है, ठीक है। वाटर इज कलेक्टिंग हियर, वाटर जो है यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जो पानी चाहिए उसका हाइट होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया दैट इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, ठीक है, राइट। तो देखिए कैसे निकालते हैं। दैट मीन्स दैट जितना वाटर यहाँ से आएगा उतना ही वाटर यहाँ कलेक्ट होगा। Volume of water flowing through the canal will be equal to the volume of the water collected in the field. So it can be written here, volume of water flowing through canal, flowing, ठीक है, through canal is equal to क्या लिखा जा सकता है, volume of water collected in field, it can be written clearly. So volume of water, तो volume of water flowing through the canal, तो देखिए कैनाल का जो होगा वो लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट
इजकल टू, तो एरिया किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ बेस नहीं मालूम है तो लेट द एरिया दैट इट इरिगेट भी x मीटर स्क्वायर। एरिया कितना इरिगेट करता है x मीटर स्क्वायर। सो इनटू हाइट, हाइट इज इन सेंटीमीटर, सो आई विल कन्वर्ट इन मीटर, तो 8y हो जाएगा 100। तो देखिए लेंथ, मेन प्रॉब्लम है कि लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो देखिए पानी जितना दूर किस सेकंड में जाएगा वही उसका कैनाल के लिए लेंथ हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस लिखा जाता है स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इज गिवन हियर, सो आई कैन राइट स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, बट हियर ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन मीटर, सो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो देखिए 10 और 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होता है, सो आई कैन राइट हियर 10 इंटू 1000 बाई 60। ये स्पीड जो होगा वो मीटर पर सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम दैट इज इक्वल 30। ब्रेथ देखिए, इसका ब्रेथ जो दिया हुआ है वो होगा 6 और हाइट जो दिया हुआ का 1.5, x इंटू हो जाएगा 8/100, ठीक है। मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई की जगह देखिए यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसे फाइनली सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। देखिए सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए 6 10 60 हो गया, 60 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए 10 से ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो अब देखा जाए यहाँ से इसे भी कैंसल आउट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो जो वैल्यू बच रहा है उसको हम फिर से दोबारा मैं इधर राइट करता हूँ, ठीक है। तो बचा क्या आपका यहाँ बच रहा है 1000 इंटू, इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो होगा 45, देख लीजिए, ठीक है ना। 3 इंटू 15 दैट इज 45 इंटू 1000 दैट इज 45 इंटू 1000 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2x बाई लिख सकते हैं 25, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं, ये देखिए इसे भी कैंसिल कर लेता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 500, ठीक है ना। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 500 इंटू 45 इंटू 25, ठीक है। चलिए तो x का वैल्यू यही होगा, लेकिन ये जो वैल्यू जो आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में, और एज वी नो दैट है ना 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सो आई कैन राइट हियर एंड 1000 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1000 1 10 100 1000 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सो मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ 10,000 से, ठीक है। तो जब इसे डिवाइड करूंगा तो देखिए 2 पॉइंट से 2 पॉइंट यहाँ से कल चला गया, और देखिएगा इसे कट कर देता हूँ तो ये कितने बार में चला गया, 20 बार में गया। और फाइनली मैं इसे भी कट कर सकता हूँ 9, यहाँ पे आ गया 4, फिर देखिएगा यानी कि फाइनली लिखा जा सकता है कि फाइनली लिखा जा सकता है। तो देखा जाए तो मैं जब इसे कट करूँगा तो इसका अब कट नहीं होने वाला, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 125/4। जब इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो देखिए है ना, तो 125/4 हो गया, तो इसका वैल्यू ले सकते हैं है ना, कितना टाइम्स कट गया देखिएगा, चलो 225 होगा, सॉरी डियर स्टूडेंट्स 225/4 लिख सकते हैं, यानी कि देखिएगा 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ, कुछ ज़्यादा ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ, तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो 225/4 होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको जब डिवाइड कीजिएगा 4 से तो वैल्यू आएगा 5, ठीक है ना, 5 टाइम्स है ना ओनली, फिर कितना हो जाएगा आपका देखिए 6 और फिर क्या लिखा जाएगा आपका 25, यानी कि कहा जा सकता है कि वाटर जो इतना हेक्टेयर, ठीक है ना, फील्ड को इरिगेट कर सकता है ये पाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नोटेड डाउन डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। देखा जाए 5th नंबर में क्या बोला गया है, देखिएगा 5th नंबर में क्या बोला गया था, देखिए 5th नंबर में क्या बोला गया है कि ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि
सरमाउंटेड है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है ना। व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट इट कैन हैव, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ, तो फिर पूछा गया कि रेट इसका क्या होगा पेंटिंग करने का, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसके लिए हम लोग फिगर ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि क्यूबिकल ब्लॉक है, तो लेट मी ड्रा ए क्यूब, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज में ड्रा कर लेता हूँ फिगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। लेट इट बी नो दिस वे, ओके, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है ना, क्यूबिकल एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो लेट मी ट्राई हेमिस्फीयर, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया, तो मैं एक हेमिस्फीयर बना लेता हूँ। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया गया, तो मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हो गया। उतना अच्छा से फिगर नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इमेजिन करने के लिए कुछ इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और छोटा होगा, एक क्यूबिकल ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया गया, ठीक है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा कर लेता हूँ, रेड इट भी ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया गया इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या बोला था, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो क्यूब जो देख रहे हैं इसका साइड जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट सबके सब होगा 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़िए, क्या बोला गया था, इज 10 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो बोला गया कि सबसे बड़ा डायमीटर जो हेमिस्फीयर पे ऊपर हो सकता है, तो इसके लिए क्या हम ड्रॉ करते हैं, देखिए सबसे बड़ा डायमीटर, तो सबसे बड़ा डायमीटर जो होगा इसका पूरा एज के बराबर होगा, मतलब डायमीटर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये जो हेमिस्फीयर देख रहे हैं इसका डायमीटर होगा आपका कितना, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इसको पेंट करने के लिए, इस तरह जो ब्लॉक बना इसको पेंट करने के लिए, इसे पेंट करने के लिए व्हाट विल बी द, है ना, कॉस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो देखा जाए टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो TSA ऑफ ब्लॉक, तो TSA ऑफ ब्लॉक क्या होगा, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या लिखा जा सकता है, सॉरी प्लस नहीं करिए, देखिए टोटल सरफेस एरिया में, लेकिन देखिएगा ये सब पार्ट जो आप देख रहे हैं ये सब जब ऊपर से हेमिस्फीयर रखाएगा तो वो सब बच जाएगा, तो बच जाएगा तो वो एरिया ऑफ बेस के इक्वल बच जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया में से पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा। साथ साथ देखिए ये जो हेमिस्फीयर रखा गया इसका ऊपर से भी पेंट करना होगा, तो ऊपर से पेंट करने के लिए हम लिखेंगे इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसके लिए 6 स्क्वायर लिखते हैं, और वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सब कुछ का सभी का वैल्यू रख दिया जाए तो 6 इंटू लिख सकते हैं यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस, देखिए पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए बोल रहा है क्या, देखा जाए एक मिनट, पाई का कुछ वैल्यू, हाँ पाई का वैल्यू जो लेना है वो लेना है आपका 3.14 लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर जो इसका होगा वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 10 है तो रेडियस हाफ होगा। सो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 6 इंटू 100 प्लस 3.14 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 600 प्लस, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये वैल्यू आएगा आपका 70 और आ गया 15 हो गया, ठीक है। चलिए वैसे मैं ऐड करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा ओवरऑल 615.7 होगा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन पूछा गया आपसे कि रिक्वायर्ड कॉस्ट क्या होगा, तो रिक्वायर्ड कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए फाइनली हमारा आंसर जो लिखाएगा वो होगा रिक्वायर्ड
कॉस्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू लिखा जा सकता है 615.7 इंटू 5। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 7 इंटू 5 होता है 35 और यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 28 और फिर है ना, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 7 और फिर से हो जाएगा 30, एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी कितना रुपीज है ना, इसको पेंट करने के लिए कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन एपी से क्या बोला गया है, इसमें देखा जाए क्या बोला गया है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी है दोनों का nth टर्म का सम दिया हुआ है इज 7:2 प्लस इतना दिया हुआ है, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म, तो दोनों का 9th टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखा जाए क्या गिवन है यहाँ, देखिएगा इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द 2 एपी, मतलब दो एपी है, दो एपी है दोनों का n टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है, तो देयर आर 2 एपी, तो मैं मान लेता हूं कि एक एपी पहला है और एक एपी दूसरा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, मैं इसका लिख देता हूँ छोटा ऐसे डिनोट कर देता हूँ, इसका कॉमन डिफरेंस डी है और इसका कॉमन डिफरेंस छोटा डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया था कि दोनों का सम ऑफ एन टर्म का रेशियो, यानी कि फर्स्ट एपी का nth टर्म पाई सेकेंड एपी का nth टर्म, दोनों का रेशियो दिया हुआ था, डेट वाज गिवन 7n + 1 बाई लिखा हुआ था 4n + 27। तब आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 9th टर्म, दोनों का 9th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो पहले इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। Sn के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, एवरीवन नोज दैट Sn इक्वल टू लिखा जाता है n/2 × 2a + n - 1 × d लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिएगा, इसके लिए सकते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d बाई, इसे पी के लिए क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ कैपिटल जी होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं कैपिटल जी डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका n/2 × 2a प्लस लिख सकता हूँ मैं n - 1 × d का वैल्यू जो हो गया वो हो गया आपका 7n + 1 बाई 4n प्लस क्या हो गया 27, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा होता 27। चलिए तो n/2 से n/2 कैंसल आउट हो गया। चलिए वी आर लेफ्ट ओनली विथ, देखिए जो रिमेनिंग टर्म है उसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो रिमेनिंग टर्म में जो बचा आपके लिए वो बच रहा है 2a प्लस, ठीक है, n - 1 × d डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है आपका 2a प्लस n - 1 × d का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ इट्स 9th टर्म, तो 9th टर्म लेने के लिए हम लोग जानते हैं कि T9 जो होगा वो लिख सकते हैं a + 8d। अब आपको इस तरह सोचना होगा कि n की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए ताकि a + 8d के फॉर्म में लिखा जाए, ये आपको सोचना होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा वैल्यू सोचता हूँ जिसे मैं रखूंगा तो इसका वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ n के जगह पर रख देता हूँ, n के जगह पर रख देता हूँ मैं 17 रखता हूँ, कितना रख देता हूँ 17। तो जब 17 रखूंगा तो देखिए मैं n के जगह पर 17 रख रहा हूँ। ठीक है, तो जब n के प्लेस पे 17 रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस 17 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 16d। ठीक है, डिवाइडेड बाई 16d डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 17 रखा जा रहा है डिवाइडेड बाई 2a प्लस 16d इक्वल टू n इक्वल टू 17 इधर भी रख दीजिए, तो 17 × 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 × 7 प्लस हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले देते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कैपिटल ए यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है ना, तो कैपिटल A प्लस 8d बाई लिख सकते हैं 2 कॉमन, तो a प्लस हो जाएगा आपका 8d इक्वल टू 7 × 7 किया जाए तो इसका वैल्यू आएगा 7 × 7 है ना 9 हो गया, और फिर हो गया आपका
11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका 68 प्लस 27। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बचा 8d, और ये जो a प्लस 8d देख रहे हैं वो फर्स्ट एपी के लिए हो जाएगा आपका 9th टर्म, सॉरी फर्स्ट एपी के लिए 9th टर्म है, ये जो देख रहे हैं आप सेकंड एपी के लिए होगा 9th टर्म, दैट इज इक्वल टू, इसे मैं जब ऐड करूंगा तो वो आएगा 120 बाई, मल्टीप्लाई एक बार सही से देख लीजिए, 7 इंटू 7 49, 7 11 सही, ओके, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आई थिंक 95 होगा। ठीक है, जब इसे कैंसल आउट करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा, कटने के बाद होगा आपको, है ना, 2 टाइम्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 19, सो रेशियो ऑफ देयर 19th टर्म विल बी 24/19 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोला गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि इफ m टाइम द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का m टाइम्स द mth टर्म का m टाइम, यानी कि m इंटू tm इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, दैट इज इक्वल टू n इंटू tn लिखा जा सकता है। देन सो दैट, तो ये प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म इसका जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो देखिए हम लिख देते हैं इसे m इंटू mth टर्म लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू d, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d लिखा जा सकता है। चलिए फर्दर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो जब इफ m टाइम्स द mth टर्म, ओके, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा m इंटू a प्लस md माइनस d होगा, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू a प्लस nd माइनस d लिखाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका am प्लस m स्क्वायर d माइनस md इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ पे an प्लस n स्क्वायर d माइनस एन डी होगा। सेपरेटिंग द टर्म्स ऑफ a एंड d, ना सेपरेट कर लिया जाए, तो जब मैं सेपरेट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा, लिख सकते हैं am माइनस an, देखिए am माइनस an इक्वल टू लिखा जा सकता है n स्क्वायर d माइनस m स्क्वायर d। ठीक है, प्लस लिख सकते हैं md माइनस nd। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा होगा a, तो a मैं कॉमन ले लूँगा तो m माइनस n के बराबर होगा। देखिए यहाँ देखिए m माइनस n लिखा गया, तो यहाँ भी m माइनस n लिखने के लिए यहाँ पर सभी में से कॉमन मैं ले लेता हूँ। सबसे पहली बात d, तो जब d कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका m माइनस n। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, ये फाइनली लिखाएगा ए एम माइनस एन इज इक्वल टू डी इंटू, यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ -1 कॉमन लेता हूँ, -1 कॉमन लूँगा तो ये लिखाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और प्लस लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे m माइनस n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब आप बढ़िएगा तो देखिए देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था आपका, मैं इधर लिख देता हूँ, लिखा हुआ था a इंटू एम माइनस एन। ठीक है, d को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर जब है ना मैं एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, जिसे जब एक्सपेंड करूंगा तो ये वैल्यू आएगा m माइनस एन, और देखिए यहाँ से m माइनस एन कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ से m माइनस एन हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो m माइनस एन जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा d इंटू, सॉरी यहाँ लिखाएगा d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू d इंटू, लिखा जा सकता है d इंटू m माइनस एन, यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे क्या आपका, ठीक है, माइनस m माइनस n और प्लस 1 बचेगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर बात करें तो m-n से m-n कैंसल आउट हो गया। सो a का जो वैल्यू होगा वो बचेगा d इंटू -m-n प्लस 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे क्या क्वेश्चन में बोला गया था? बोला गया था कि इसका m प्लस nth टर्म के बारे में बात किया जा रहा था। टी एम प्लस एन दैट विल बी इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a का जो वैल्यू है वहां से आप देख सकते हैं वो वैल्यू आया आपका, है ना, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ d के साथ तो वैल्यू आया d, ठीक है ना, माइनस एम डी, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस एम डी, इसे मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। ठीक है, माइनस हो गया आपका एन डी, ठीक है ना, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो प्लस डी प्लस एम प्लस एन माइनस डी के इक्वल होगा। तो देखिए डी से डी कैंसल आउट हो गया, एम सॉरी यहाँ से डी से डी मल्टीप्लाई होने के बाद होगा एम डी से एम डी हो गया, एन डी से एन डी हो गया। फाइनली इसका जो वैल्यू आ गया वो हो गया 0। सो it was asking here to prove that m plus nth term is 0. So here देखा जा सकता है कि t m plus n का जो वैल्यू आया वो 0 आ गया, hence proved। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट 8th नंबर देखता हूं मैं। 8th नंबर में देखा जाए क्या बोला गया था। 8th नंबर में बोला गया है कि देखिए द सम ऑफ द सेकेंड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 30। किसी एपी का सेकेंड टर्म और 7th टर्म को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 30। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड टर्म प्लस 7th टर्म का सम जो है वो आ रहा है आपका 30। तो T2 लिखा जाता है a प्लस डी, और इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d दैट विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, देखिए a प्लस ए जब ऐड होगा तो वो लिखाएगा 2a प्लस 7d दैट विल बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या बोला गया है। इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द टर्म, इफ इट्स 15th टर्म, इस एपी का 15th टर्म जो है इसके 8th टर्म से एक कम है, इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, मतलब इसके 8th टर्म के दुगना से एक कम है, इस एपी के 8th टर्म के दुगना से एक कम है। सो यहाँ से कह सकते हैं कि T15 का वैल्यू लिखा जाए तो T15 लिखते हैं a प्लस 14d दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 7d माइनस 1 होगा। सो लिखा जा सकता है a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस लिख सकते हैं 14d माइनस आपका होगा यहाँ पर 1, माइनस के लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो इधर भेज देता हूँ तो माइनस से हो गया, इसे भी इधर से देखिए डी से डी तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू जो होगा वो -1 सिर्फ बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसलिए ए का वैल्यू हो गया 1। तब क्या बोला तो देखिए ए आ गया तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो इसमें रखते हैं, तो जब रखिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। सो 7d इक्वल टू हो गया 28, d का वैल्यू आ गया 4। इसलिए कह सकते हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म जो 1 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। सो व्हाट वाज आस्किंग हियर, इट वाज आस्किंग हियर फाइंड द एपी। एपी क्या होगा, तो एपी के लिए फर्स्ट टर्म हो गया 1, next 4 if we add 4 in 1 it will be 5 9 13 डॉट डॉट डॉट, AP जो होगा ये होगा। ये था सॉल्यूशन नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9th डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखा जाए 9th नंबर देखिए क्या बोला गया था। If the roots of the quadratic equation a minus b into x square, b minus c into x, c minus a equal to 0 are equal, then prove that, तब मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, ये सी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बिकॉज इस तरह का जनरली क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है ना, तो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है,
आर इक्वल, तो जैसे ही इक्वल बोलेगा तो डी इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ऑटोमेटिक जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा, नहीं देख लिया जाए, देखिए, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। तो डी देखिएगा, डी जो होगा वो बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए का जो वैल्यू है वो है a माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। चलिए इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, जब ब्रेक कीजिएगा तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और यहाँ से -4 इंटू लिखा जा सकता है, इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका वैल्यू होगा AC, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं AC माइनस लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस BC प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे AB, सॉरी यहाँ लिखा जाएगा आपका प्लस AB दैट विल बी इक्वल टू 0। सो फाइनली लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4AC, जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 4bc, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू आ जाएगा -4ab इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस लिखते हैं 2ac। सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना, इट कैन बी रिटेन 2a का होल स्क्वायर, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए प्लस लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है आपका सी स्क्वायर, और देखिए ये जो रिमेनिंग टर्म है उसे मैं लिख देता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ, -4ac हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर के लिए लिख सकते हैं -2bc दिख रहा है आपको, और ये देखिएगा, सॉरी यहाँ देखिए AC यहाँ भी है, AC AB नहीं, AB कहीं है नहीं, यहाँ तो लिखिए, तो ये हो गया आपका 2bc, और ये यहाँ देखिए ये कैंसिल, और यहाँ तक प्लस 2bc होगा, देखिए 2bc होगा, ठीक है, सेम टर्म है, और यहाँ पे हो जाएगा -4ab इक्वल टू 0। दैट मीन्स दैट a का वैल्यू है 2a, b का वैल्यू देखिए b, और यहाँ पे c देखिए, लेकिन देखिए जहाँ जहाँ आपका a गया है वो निगेटिव टर्म है, मतलब a जो होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ पे एक्चुअल में लिखना चाहिए था -2a का होल स्क्वायर, मतलब इसे कह सकते हैं कि -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 0। सो स्क्वायर को जब उधर सेंड मैं करूँगा तो फाइनली बचेगा -2a प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, सॉरी b प्लस सी होगा, यहाँ b प्लस सी इक्वल टू 0। सो b प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो 2a के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग ने 9th कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, देखा जाए 10th नंबर आप लोग के लिए रहेगा, मैं यहीं से कल स्टार्ट करूँगा। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन, सी यू अगेन टुमारो।